जब ससुराल वालों ने बहू से बच्चा छीनकर घर से निकाला तो बहू ने क्या किया। जलकुंभी के नीले सुंदर फूलों से सजी शिवानी नदी भी राधिका का मन शांत नहीं कर पा रही थी। घाट की सीढ़ियों पर बैठे काफी देर हो चुकी थी। चारों तरफ असीम शांति थी। बस कुछ चिड़ियों के झुंड गोधूली बेला में अपने घोंसलों की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। राधिका ने फोन लगाया। पूरी घंटी जाने के बाद भी किसी ने फोन नहीं उठाया। घाट की सीढ़ियों पर पुराने कपड़े बिखरे पड़े थे, जो कि कई श्रद्धालु नहाने के पश्चात वहीं छोड़ जाते थे। राधिका उन बिखरे बदरंग कपड़ों को देख सोचने लगी कि उसकी जिंदगी भी कुछ इन बदरंग बिखरे कपड़ों से कम नहीं। कपड़ों में छूटा पाप शिवानी नदी अपने साथ बहा ले जाएगी। राधिका को लगा कि वह भी शिवानी नदी है, जो अपने पति के घर का पाप ढोते हुए स्वयं मैली हो गई। राधिका ने फिर फोन लगाया, परंतु अभी भी कोविड-19 से बचने का संदेश बजा और अपने आप ही फोन कट गया। वो अनु की बचपन की मधुर स्मृतियों में गुम होने लगी और जैसे ही माँ का हृदय वात्सल्य से भर उठता है तो वह तुरंत रोते हुए अपना फोन लगाती। आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे, परंतु सारा नीर राधिका की आंखों से झरने लगा। न जाने कितनी बार वह सूरज को फोन लगा चुकी थी। घंटी पूरी जाती पर कोई भी फोन नहीं उठाता। शायद सूरज ने उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में कर दिया था, ममता का गला घोट दिया था। बेचैन माँ का सब्र का बांध टूट पड़ा और उसने सीधे अपने वकील को फोन लगाया। सागर जी, देखिए ना, लॉकडाउन हुआ तो क्या, मैं अपने बच्चे से बात भी नहीं कर सकती। महीने में सिर्फ 2 दिन मिल पाती हूँ। उसमें भी देखो सूरज कितना नाटक कर रहा है। मैंने उसे कितने संदेश भेजे कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं वीडियो कॉल करना चाहती हूँ, परंतु कोई जवाब नहीं आया। ना ही वह खुद फोन कर रहा है, ना ही मेरा फोन उठा रहा है। राधिका ने एक ही सांस में ये पूरी बात कह डाली। अब अगला शनिवार तो अगले महीने आएगा, तब तक क्या मैं अपने अनु की शक्ल नहीं देख पाऊंगी। राधिका रोने लगी। पता नहीं कैसा होगा मेरा अनु। मैं कल ही पेपर तैयार करता हूँ। ऑनलाइन केस की सुनवाई होने लगी है। आपकी समस्या जज के सामने रखूंगा। इस बार हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। वकील बाबू, सागर ने राधिका को आश्वासन देते हुए चुप कराया। राधिका घाट की सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर चढ़ती गई। एक एक सीढ़ी चढ़ना उसे बहुत ही भारी महसूस हो रहा था। उसका पूरा शरीर थका और शक्तिहीन लग रहा था। मन का बोझ रफ्तार को धीमी कर रहा था। जीवन की नीरसता और घोर अंधेरा उसे घेरे जा रहा था, परंतु फिर भी हिम्मत बांधते हुए वह धीरे धीरे ऊपर बढ़ती गई और अपने घर की तरफ मुड़ गई। राधिका का मलिन मुख देख माँ समझ गई कि राधिका की अनु से बात नहीं हो पाई है। माँ ने बेटी का हौसला देते हुए बोला, कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करना, क्या पता नेटवर्क की समस्या हो। आप चुप रहो, राधिका ने चिढ़ते हुए कहा। आप लोगों की वजह से ही मेरी जिंदगी इस दो राहे पर खड़ी है। आपको ही मेरी शादी की जल्दी पड़ी हुई थी, जैसे कि मैं कोई बोझ हूँ। आपका बोझ तो उतर गया, पर मेरा क्या। आखिर अपनी भड़ास राधिका कहाँ निकालती। माता पिता भी चुपचाप उसके कटु वचनों को सुनते रहे। किसी की तनिक हिम्मत न हुई कुछ बोलने की। पढ़ी लिखी समझदार बेटी का कहना ना मानकर, उसकी इच्छाओं का गला घोटकर उन्होंने सिर्फ सच में ही अपना बोझ हल्का किया था। इन सब के लिए कहीं ना कहीं वे स्वयं को जिम्मेदार मानते थे। शादी के 5 साल गुजर गए थे। 1 साल के अंदर ही अनु का जन्म हो गया। न जाने क्यों समय के साथ साथ पति का व्यवहार बहुत ही रूखा होता चला गया। हर बात का जवाब चिढ़ कर देना, हर बात पर ताने मारना, हर चीज में नुक्स निकालना और राधिका को बेइज्जत करने का तो वह जैसे बहाना ही ढूंढता रहता था। राधिका की शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल नरक बन चुकी थी। थोड़ी बहुत खुशी जो उसे अपने परिवार में मिलती थी, वह सिर्फ अनु की वजह से। उसका मरुस्थली जीवन में अनु एक मरीचिका की तरह आया था। लड़का जनने की वजह से राधिका का घर में थोड़ा मान सम्मान था, परंतु वह सिर्फ दिखावे के लिए। जैसे ही घर में कोई बाहर वाला आता, सासू माँ के तो बात करने का लहजा ही बदल जाता। लोगों के सामने बड़े प्यार से अपनी बहू से बात करती और उनके जाते ही नौकर से बदतर। ये गिरगिटिया रंग राधिका कई बार देख चुकी थी। राधिका अपना दुखड़ा बताती भी तो किसको, जब दोस्त की तरह साथ निभाने वाला पति ही दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहा था, तो दूसरों से तो कोई आशा की उम्मीद ही नहीं थी।
सासू माँ का ख्याल था कि इकलौती बेटी होने के कारण राधिका के घर वाले बेटी को गहनों और कपड़ों में तौल देंगे। साक्षात लक्ष्मी बहू का रूप धारण कर अकूत संपत्ति लाएगी। दोनों ननदों का बेड़ा पार हो जाएगा। पढ़ी लिखी, धनवान, गुणवान, सीलवान और सीधी सादी बहू की इच्छा किसे नहीं होती। दो भाइयों की इकलौती बहन राधिका सुंदर और मृगनयनी थी। न जाने कितने लड़के वाले राधिका को देखकर चले गए और अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, परंतु माता पिता अपनी लाडली को सरकारी बाबू के साथ ब्याह कर धन्य समझ रहे थे। पढ़ाई लिखाई में होशियार राधिका ने अनेक सपने सजाए थे, परंतु कॉलेज का आखिरी साल खत्म होते ही माता पिता ने उसके हाथ पीले करने का निर्णय लिया। बेटा, हमें भी तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना है। राधिका ने भी बहुत मना किया था, कितना रोई और भूख हड़ताल भी की, परंतु सभी कोशिशों पर पानी फिर गया। वह पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती थी तथा अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी, पर माता पिता एक अच्छा रिश्ता हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि राधिका के ससुराल वाले इतने लालची और क्रूर होंगे। बड़ी मुश्किल से राधिका की बड़ी ननद का विवाह हुआ, परंतु वह भी 1 साल के भीतर अपने मायके आकर बैठ गई। छोटी ननद का कहीं नैन मटक्का चल रहा था, जिसे राधिका भाप गई थी। कई बार उसने ननद को नीचे वाली मंजिल की बालकनी में इशारे करते हुए देखा था, परंतु अपने आप कुछ बोल ना पाई। वह समय और था जब समझदारी के ताले दरवाजे पर लटकते थे और आधी ढकी खिड़कियों से भरोसे के रिश्ते अंदर आते थे। आज राधिका छत पर आलू के पापड़, सूखी आम, मिर्च, धनिया आदि मसालों को धूप दिखा रही थी। सभी चीजों को जमीन पर फैलाकर जैसे ही राधिका छत की ग्रिल के पास पहुंची, तो अपनी छोटी ननद का मजनू नीचे खड़ा पाया। दूर से गली के नुक्कड़ पर ससुर जी भी आते दिखाई दिए। राधिका चुपचाप नीचे उतर आई और रसोई में चली गई। ससुर जी ने छत में खड़ी राधिका और नीचे खड़े लड़के को देख लिया था, परंतु घर में कुछ नहीं बोला। कई बार राधिका सूरज से अपना कसूर पूछती, परंतु सूरज इसका उचित उत्तर नहीं देता और कुछ भी बकवास कर चला जाता। कई बार वह घर ही नहीं आता और ऑफिस से सरकारी दौरे का बहाना बनाकर कई दिनों तक घर से दूर रहता था। अचानक आई सरकारी दौरे की बाढ़ राधिका को समझ में नहीं आया। कभी कुछ पूछो तो पति पत्नी के बीच भूकंप आ जाता। रोज रोज सासू माँ के ताने कम थे, जो अब पति के भी सुनने पड़ रहे थे। इन सरकारी दौरों का मतलब उसे उस दिन समझ में आया जब एक दिन अचानक सुधा का फोन आया। राधिका, कहाँ हो? 3 बार देख चुकी हूँ। जीजा जी को एक लड़की के साथ। मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था साइट पर। हसीना के साथ बैठे हुए थे। काफी कम उम्र की लग रही थी वह गलबैयां डाले थी, पता नहीं कहाँ से फंसा लिया उसे। सूरज 10 दिनों के बाद घर लौटता है। अपना सामान रखकर अपनी माँ और पिताजी के पास बैठ जाता है। बड़ी बड़ी बातें हाँकता है। अब मैं कुछ ही समय में सेक्शन ऑफिसर बन जाऊंगा। देखना पिताजी, अब छोटी की भी जल्दी शादी कर देंगे। सूरज के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। वह हमेशा अपने माता पिता की दुखती रग पर हाथ धरता और उन्हें ऐसा जताता था जैसे कि उसे घर की जिम्मेदारियों की बहुत फिक्र है। इकलौते कमाऊ पूत के आगे माता पिता नतमस्तक रहते थे। मजाल जो कोई सूरज की अवहेलना कर दे। उसकी बोली गई हर बात पत्थर की लकीर होती थी और कोई भी उसे नाराज नहीं करना चाहता था। पिता को बहुत कम पेंशन मिलती थी, जो कि अधिकतर उनकी दवाइयों में ही खर्च हो जाती थी। पिता सूरज को घर पर ही ध्यान देने की हिदायत देते हैं। ऐसा नहीं था कि पिताजी को सूरज के रंग ढंग पता ना हो। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, परंतु स्वयं कौन अपने सोने को खोटा बोले। रात को राधिका और सूरज के बीच कहासुनी हो जाती है। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? मुझे सब पता है तुम्हारा क्या चल रहा है, राधिका ने चिल्लाते हुए कहा। जब तुम्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं तो मैं तुम्हारे घर में क्यों रहूं? सूरज थोड़ा घबरा जाता है, परंतु आज वह राधिका से ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप अपना तकिया, बिस्तर, मोबाइल फोन लेकर छत में चला जाता है। राधिका ने अपने सास ससुर को पति के कारनामे बताए, परंतु उल्टा ससुर ने ही राधिका को अपनी हद में रहने की हिदायत दे डाली। राधिका कुछ बोल नहीं पाती, बस अंदर ही अंदर छटपटाहट महसूस करती है। अब ये नित्य का क्रम हो चला था। सूरज अपना खाना खाता और सीधे छत पर चले जाता। घंटों उस लड़की से बतियाता रहता। धीरे धीरे इस घुटन में राधिका का शरीर घटने लगा। वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी।
घर वालों ने आस पड़ोस में राधिका को पागल घोषित करवा दिया। सूरज ने राधिका के माता पिता को बुलवाया और अपने ही घर में उनकी बहुत बेइज्जती की। अपनी पागल बेटी को मेरे गले बांधकर आप चैन की बांसुरी नहीं बजा सकते। इसे आप अभी अपने साथ ले जाओ। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। सूरज की माँ का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। इसको शर्म नहीं आती, अपने पति पर झूठा इल्जाम लगाती है। यही तो ये चाहती है कि हमारा खानदान बदनाम हो जाए और इसकी ननद घर पर बैठी रह जाए। उसके लिए कोई भी अच्छा रिश्ता न आए। राधिका के माता पिता उसे घर ले आते हैं, पर अनु के बगैर। कुछ ही दिनों में सूरज तलाक के पेपर भिजवा देता है, जिसे वह पहले ही तैयार करके बैठा था। बस एक अच्छे मौके की तलाश में घूम रहा था। आज उसकी ये तमन्ना भी पूरी हो गई थी। राधिका का केस कुटुंब न्यायालय में चला, जहां पर उसे चरित्रहीन, मानसिक रूप से बीमार और बेरोजगार साबित कर दिया गया। इतना बहुत था, उसे अनु से दूर करने के लिए कोर्ट ने निर्णय दिया कि महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को राधिका अपने बेटे से मिल सकती है। इतना सुनकर राधिका बहुत टूट गई। राधिका कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती थी कि चरित्रहीन का जो दाग उस पर लगाया गया है, वह दाग उसकी ननद का है, और पागलपन की डिग्री जो उसे थमा दी गई है, वह उसके चरित्रहीन पति का नतीजा है। परंतु माँ बाप हमेशा उसे समझाते, ऐसे तेरे घर की बदनामी हो जाएगी और फिर रिश्ता आगे बन नहीं पाएगा। क्या पता देर सवेर सूरज को अपनी गलती का एहसास हो जाए और बिन माँ के बच्चे को पालना इतना आसान नहीं। वह जरूर तुझे वापस ले जाएगा। परंतु राधिका वापस जाना चाहती है या नहीं, उसकी इच्छा का कोई मान नहीं था। राधिका धीरे धीरे माता पिता की देखरेख में ठीक होने लगी थी। उसने एक स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। अपने गुजारे लायक वह कमाने लग गई थी। उसके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया था, अपने अनु को अपने पास लाना। परंतु लालची ससुराल वाले पोते को अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाहते थे। शायद उसमें भी उन्हें भविष्य का कोई लाभदायक सौदा नजर आ रहा था। राधिका कोर्ट द्वारा तय किए गए समय पर भी अपने बेटे से आसानी से नहीं मिल पाती थी। इसके लिए भी उसे बहुत जदोजहद करनी पड़ती थी। राधिका का मन सूरज और उसके परिवार के लिए घृणा से भर गया था। वह किसी भी कीमत पर अनु को वापस लाना चाहती थी। इसके लिए उसने सागर वशिष्ठ नाम के एक वकील से संपर्क किया और वकील ने उसे पूरा आश्वासन दिलाया। परंतु इसी बीच कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया और सब लोग घर में बंद हो गए। जहां लोग वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत इंटरनेट इस्तेमाल कर आसानी से काम कर रहे थे, वहीं राधिका इंटरनेट के होते हुए भी इस आसान सुविधा का लाभ नहीं ले पा रही थी। 2 महीने हो गए थे और वह अपने बेटे अनु को देख भी नहीं पाई थी। आज हाई कोर्ट में राधिका का केस जस्टिस एस.सी. शर्मा के सामने लाया गया। पुराने केस की पूरी जानकारी पढ़ने के बाद जज को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। परंतु बच्चे की कस्टडी किसे दी जाए, इसके लिए बच्चे का कोर्ट में होना बहुत जरूरी था, ताकि उसकी इच्छा भी पूछी जाए। सूरज ने जज साहब से इल्तजा की कि सर, वह अभी सिर्फ 3 साल का है। इसे इस बात की समझ नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसकी चिंता करने की आप सभी को जरूरत नहीं। हम किस लिए बैठे हैं? जज ने हंसते हुए कहा और अनु को हाई कोर्ट में बुलाया गया। कोर्ट रूम में माँ को देख अनु जोर से चिल्लाता हुआ आया और माँ से लिपट गया। माँ ने बच्चे को अपने आगोश में ले लिया और खूब सारे चुम्बन जड़ दिए। माँ की गोद में चढ़ अनु बहुत ही खुश नजर आ रहा था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, और जज साहब को फैसला देने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। माँ बेटे का प्यार देखकर उच्च न्यायालय में कुटुंब न्यायालय के फैसले को पलटते हुए कहा कि माँ से बेहतर देखभाल कोई कर नहीं सकता। सूरज को राधिका और उसके बेटे का खर्चा देना पड़ा और अब हर दूसरे और चौथे शनिवार को 2 घंटे के लिए पिता अपने बेटे से मिल सकता था। राधिका भी अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थी। उसकी जिंदगी को महकाने के लिए अनु का आगमन हो गया था और अब वह भी जिंदगी में आगे बढ़ चली थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।